शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। हमारा भूगोल के अंतर्गत अपवाह सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम चल रहा था, अपवाह तंत्र चल रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में जाना था। हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जाना कि किस प्रकार से कुछ नदियां अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। इसके साथ साथ में उन नदियों के भी बारे में देखा था जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई हैं। तो दो जगह प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ और हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हमने शुरू से बेसिक जानकारी देखा था। आगे चलते हुए अब हम गंगा नदी तंत्र की बात करने वाले हैं। तो गंगा नदी, यहाँ इस नक्शे के माध्यम से आप ये देखेंगे, गंगा नदी शुरू में दो हिस्सों में है। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। दोनों का संयुक्त रूप कहाँ पर? देवप्रयाग में। जब ये दोनों नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, तभी हम संयुक्त रूप से इस नदी को गंगा नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो है सतोपथ हिमानी। अलकनंदा कहाँ से निकली है? सतोपथ हिमानी से निकली है अलकनंदा नदी। और भागीरथी निकली है गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि इस मैप में तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, हम दूसरे मैप में देखते हैं और क्लियर कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, किधर से जा कर के किधर पर मिल रही हैं। जैसे ये येलो वाले मैप को यदि हम देखें क्लियरली, यहाँ से समझ में आ जाएगा हमको कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। यदि आप यहाँ पर गंगा रिवर में खड़े हो जाते हैं, या आप यहाँ पर खड़े हो गए हैं और आप देख रहे हैं इस तरफ, इस डायरेक्शन में, मतलब कि यदि आप पूरब और इधर साउथ की तरफ मुंह खड़े करके हुए हैं, तो देखिए आपका ये वाला जो हिस्सा रहेगा लेफ्ट हैंड वाला हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है राइट हैंड वाला हो जाएगा। ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नदी यहाँ से निकल रही है, इसलिए आप वहाँ से खड़े होकर ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। तो जब आप ऐसे बढ़ेंगे तो आपका ये वाला एरिया हो गया लेफ्ट हैंड और ये वाला हो गया राइट हैंड। कई बार जो है जब हम नदी के बारे में पढ़ते हैं तो जिक्र आता है कि दाएं तरफ से ये नदी मिलती है, बाएं तरफ से ये नदियाँ मिलती हैं। तो हम देखेंगे कि इसके यदि हम दाहिने तरफ से देखें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये प्रमुख नदियां हो गई कौन से? लेफ्ट हैंड साइड से मिलती हैं। वहीं यदि हम बात कर लें यमुना रिवर, इसकी सबसे मेन और सबसे लंबाई वाली नदी है यमुना रिवर, इसकी सहायक नदी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे चंबल नदी भी अपना पानी यमुना में छोड़ रही है, बनास भी इसमें छोड़ रही है, पार्वती भी इसमें छोड़ रही। ज़्यादातर नदियाँ आप देखोगे ये वाली जो नदियाँ हैं मध्य प्रदेश से निकली हैं, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, इसके अलावा दशन, केन, सोन और बेतवा। बेतवा इसकी सहायक नदी हो गई दशन, फिर हो गई कैन, फिर हो गई सोन। तो यहाँ से ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज में यमुना और गंगा दोनों आपस में मिलती हैं। तो यमुना की इतनी सारी सहायक नदियां हैं, ये कैन, दशन, बेतवा, पार्वती, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हो गई हैं। तो सहायक नदियों को तो हमने देख ली कि कौन सी नदी किधर से मिलती है। अलकनंदा की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि पिंडार, रुद्रप्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा। गंगा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है। अब यदि हम बात कर लें गंगा नदी की, तो गंगा नदी क्या करती है? पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहाँ तक जाती है ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया। कहाँ तक बहती है? ये फरक्का, ये लिखाना फरक्का, यहाँ तक बहती है, फरक्का तक बहती है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा को हम हुगली कहते हैं और दूसरी धारा को भागीरथी कहते हैं। तो ये दो धारा में बढ़ गई है गंगा, एक हुगली और दूसरी है भागीरथी। एक है हुगली और लेकिन यहाँ पर
बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा रिवर के नाम से इसको जानते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो ये एक हुगली हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, भागीरथी हो गई। भागीरथी धारा आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी से जब इस मिल जाती है तो इसको पद्मा रिवर के नाम से हम जानते हैं, बांग्लादेश वाले इसको पद्मा बोलते हैं। अंत में मेघना कहे जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है। लास्ट में आप देखेंगे ये जो पानी वाला एरिया है ये बंगाल की खाड़ी में आ गई, अपना पानी गिराती है। तो हम देख रहे हैं कि गंगा नदी के राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी कई सारी सहायक नदियां इसमें अपना पानी छोड़ रही हैं। नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकली है। ये जो यमुना रिवर है ये उत्तराखंड में कहाँ से निकली है, यमुनोत्री हिमनद से निकली है। इसके अलावा भी इसकी जो बाकी छोटी मोटी सहायक नदियां हैं उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। कोसी नदी की बात करें यदि हम, कोसी नदी कहाँ पर है, ये कोसी देखिए नेपाल के ऊपर से यहाँ से निकली है। यहाँ से होते हुए नेपाल आई, नेपाल से ये बिहार आई और बिहार में गंगा नदी से जाकर के मिल गई। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा अपनी नदी मार्ग का अधिक कटाव तथा मार्ग परिवर्तन किया जाता है। मतलब रास्ते को ये ज़्यादा काटती है पानी के बहाव के माध्यम से और रास्ता अपना चेंज करते रहती है। इसी के चलते चलते बाढ़ वगैरह आते रहती है और इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। गोमती, घाघरा, गंडक नदियाँ गंगा के लेफ्ट हैंड पर मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य की सरकार नॉर्थ ईस्ट रीजन में महिलाओं को सपोर्ट कर रही है कि वो अपनी लाइवलीहुड को आगे बढ़ा सके। मतलब कि उनकी रोजी रोटी के लिए दो पैसे कमाने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है। ठीक है, यदि वो अपनी जीविका चलाना चाहती हैं तो सरकार ने क्या काम करी है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है कि कैसे करके मशरूम का कल्टीवेशन किया जाता है। फिर जब ये लोग मशरूम कल्टीवेशन के बारे में ट्रेनिंग ले चुके हैं, इसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया है और आज ये अपने पैरों में खड़ी हो गई हैं। तो ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, शॉर्टकट में कहें तो NERCRMS, ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी, शॉर्टकट में NERCRMS, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ DONEAR के साथ में विथ एन एम टू एम्पावर नारी शक्ति। कैसे करके एम्पावर करेंगे नारी शक्ति को, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। इसने बहुत बड़ी हेल्प प्रोवाइड करी है उन वुमेन को जो कि लिविंग है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, पार्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट रीजन, टू अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू मशरूम कल्टीवेशन। ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं। इसकी शुरुआत होती किसके साथ में, NERCRMS के साथ में। इन्होंने क्या काम किया, ट्रेनिंग दिया वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका नाम जो था बंचुंग फॉर मशरूम कल्टीवेशन। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बंचुंग मशरूम कल्टीवेशन के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई। अब ये जो ग्रुप था क्या कहाँ से था, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से, अरुणाचल प्रदेश से था। द ग्रुप वाज फॉर्म इन जनवरी 2016 विथ ए टोटल ऑफ 20 फीमेल मेंबर्स। दिस ग्रुप बिलोंग्स टू सिंगपो ट्राइब। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से निकल के आ जाती है, ये सिंगपो ट्राइब से बिलोंग करते हैं और ये जो ट्राइब्स है, जनजाति है, वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, इसकी यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें एक आदि जनजाति है। इसके अलावा बुगुन, सिंघो, मिश्मी, मोनपा। आदि जनजाति की बात करें तो आदि की ग्राम सभा को हम केबांग कहते हैं।
उनके गांव आमतौर पर पहाड़ियों में बसे हुए हैं। यदि और ये जो महिलाएं होती हैं ना, बुनकर का काम करती हैं। बुगुन की यदि हम बात करें तो बुगुन ज़्यादातर जो होते हैं एग्रीकल्चर के काम में लगे रहते हैं। अपने कल्याण के लिए कई सारे संस्कार और इनके समारोह किए जाते हैं, इनकी कल्चरल एक्टिविटी की हम बात करें तो। इसके बाद सिंगो जनजाति की बात करें, सिंगफोस तेंगापानी और नो देहांग नदियों के किनारे पर ये जनजाति निवास करती है। और भी बहुत सारी जनजातियां जैसे कि मोनपा, न्यासी, शेर कुडेकपेन, खामटी, वांचो, नोक्टे, योबिन, खम्बा और मेंबा, ये सारी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश की हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों, कृषि उड़ान स्कीम से संबंधित। कृषि उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 में। कब? इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट के ऊपर। हम इंटरनेशनल और नेशनल के रूट्स में कृषि उड़ान स्कीम को लॉन्च किए थे 2020 में, ताकि हम सहायता प्रोवाइड कर सकें किसानों को। किस मामले में? ट्रांसपोर्ट के मामले में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, सो दैट इट इम्प्रूव्स देयर वैल्यू रियलाइजेशन। अब देखा जाए वैसे हवाई जहाज़ के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह अपने माल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कोई गरीब किसान तो कभी अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। और दूसरे नंबर की बात यह है, हमारे देश में ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे और मध्यम किसान ही हैं। ज़्यादातर के पास आप देखोगे, कहीं पर भी चले जाइए, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 3 एकड़ ज़मीन है। और ऑलरेडी से जैसे जैसे उनकी नई पीढ़ी आते जा रही है, ज़मीन की जो हिस्सेदारी है ना वो और भी बढ़ती जा रही है। पहले 10 एकड़ हुआ करती थी, आज के टाइम में जब ज़मीन बढ़ गई है तो एक के पास 5-5 आ गई, वो 5-5 बढ़ करके 2.5-2.5 हो गई। इस प्रकार से आप देखोगे कि हमारे देश में छोटे किसान ज़्यादा हैं। तो छोटे किसान ऐसा है कि अपने खाने पीने के लिए उगाते हैं, बहुत कम ही जो है वो बेच पाते हैं। बेचेंगे भी तो अपने लोकल एरिया में बेचेंगे। अब जितने का वो बेचेंगे नहीं उतने का उनको खर्चा लग जाएगा, तो वो ऐसा करेंगे क्यों? और दूसरी बात ये है, यदि ये कृषि उड़ान स्कीम चली भी है तो गांव तक लोगों की इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। फिर भी इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें बातें बताई गई हैं। अब कृषि उड़ान 2.0 फोकस करेगी ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स। कुछ किसान ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जो कृषि उत्पाद है वो जल्दी खराब वाले होने वाले, और जो कि हिली एरियाज़ में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हैं और जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, इन लोगों के ऊपर फोकस करेगी कृषि उड़ान 2.0। बताया जा रहा है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एट 53 एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। इसको लागू हम करेंगे 53 एयरपोर्ट में पूरे देश भर में। मेनली फोकस किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ट्राइबल रीजन में जहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। इज़ लाइकली टू बेनिफिट फार्मर्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स एंड एयरलाइंस। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं नॉट ओनली प्रोवाइड एक्सेस टू रीजनल डोमेस्टिक मार्केट, ये जो एयरपोर्ट है न केवल उनको रीजनल डोमेस्टिक मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ में कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल गेटवेज ऑफ द कंट्री। आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर आपके लिए मार्केट अवेलेबल कराया जा रहा है। मेन फीचर्स की यदि हम बात करें तो वेवियर, इसमें क्या काम किया जा रहा है? इंसेंटिवाइज मूवमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एग्री प्रोड्यूस को बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन बाय गिविंग ए फुल वेवियर ऑफ लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन, लैंडिंग चार्जेस एंड रूट नेविगेशन फैसिलिटीज चार्जेस फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन। आप इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि एयरलाइंस का जो कुछ कुछ खर्चा है, उस कुछ खर्चे का कुछ हिस्सा क्या काम करेगी केंद्र सरकार? अपनी जेब से देगी और किसानों को कहेगी देखो हम आपकी कुछ मदद कर दे रहे हैं, कुछ पैसा आप मिलाओ और आप अपना माल को ट्रांसपोर्ट करो जहां आपको बेचना चाहते हैं आप। यहाँ पर जो सरकार ने मॉडल लेके आई है वो है हब एंड स्पोक मॉडल। कार्गो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को एयरपोर्ट में हमारी सरकार विकसित करना चाहती है।
and of airports by facilitating the development of a hub and spoke model and a freight grid। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ही है, इसके साथ साथ में उससे जो रिलेटेड जगह हैं उसको भी हमें कनेक्ट करना है ताकि नया मार्केट बन सके। रिसोर्सेज पूलिंग की बात करें तो जो रिसोर्स की पूलिंग है, रुपए पैसों का जो कहना चाहिए संग्रहण है, कैसे होगा? इस्टेब्लिशिंग ए कन्वर्जेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें सहयोग, कोलैबोरेशन किया जाएगा अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में एंड रेगुलेटरी बॉडी के साथ में। इसके बाद पीआईबी की जो न्यूज़ आई है अगली, जस्ट फॉर हमारे नॉलेज के लिए है, क्योंकि देखिए आप यदि अपने घरों में रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से नवीन और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से ये जानकारी आई है। रूफ टॉप सौर कार्यक्रम को 31/3/2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल पोर्टल के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं solarrooftop.government.in पर। राष्ट्रीय पोर्टल के अंतर्गत जो सब्सिडी रहेगी पूरे देश के लिए 14,588 रुपया प्रति किलोवाट के हिसाब से रखा गया है, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं 3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए। तो 3 किलोवाट के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 15 या 45, लगभग ये समझ लीजिए कि आपको 50-60 हज़ार रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पोर्टल है यहाँ पर रजिस्टर्ड जो विक्रेता हैं उनके नाम देख सकते हैं कि कौन से दुकानदार से आपको चीज़ खरीदना है। नेशनल पोर्टल पर यदि आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इसके लिए कोई भी फीस आपसे नहीं वसूली जाएगी, और संबंधित डिटेल कंपनियों द्वारा नेट मॉनिटरिंग के लिए शुल्क भी प्रस्तावित किया गया है। सब्सिडी यदि आपको चाहिए, किसी भी विक्रेता या फिर वितरण कंपनी को कोई शुल्क दे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सब्सिडी चाहिए तो आप उस कंपनी को कुछ शुल्क दे रहे हैं या फीस दे रहे हैं। मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। तो सरकार चाहती है कि ये जो टारगेट हम रखे हैं, टारगेट जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम ये कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। इसलिए जितने भी जो आवासीय उपभोक्ता हैं उनको सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय पोर्टल पर एप्लीकेशन के लिए शुल्क, ठीक है, शुल्क या फिर नेट मीटरिंग या फिर परीक्षण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क जो संबंधित वितरण कंपनी द्वारा प्रस्तावित नहीं है का किसी भी विक्रेता को भुगतान आप मत करें। मतलब यदि कोई कंपनी आपसे डिमांड कर रही है तो इसकी सूचना संबंधित वितरण कंपनी को और इस मंत्रालय को आप ईमेल कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है। एक बात यहाँ पर और अच्छी कही गई है, देखिए समझौते की शर्तों को लेकर के परस्पर सहमति हो सकती है। विक्रेता को कम से भी कम 5 साल के लिए उपभोक्ता को रख रखाव सेवाएं प्रदान करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की यदि चूक होती है तो संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की बैंक गारंटी को भुना सकती है। ये इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है कि यदि आप रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रख रखाव का काम भी 5 साल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा।